क्लास 12 सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर वाला टॉपिक का आज हम लोग का एमसीक्यू वाला क्लास है। क्लास 12 सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स यूनिट 6 एग्रीकल्चर वाला टॉपिक जो हम लोग कर रहे थे उसका आज हम लोगों का एमसीक्यू वाला क्लासेस है। टॉपिक ऑलरेडी पिछला 2 क्लासेस में, आज ये 3rd क्लास है, पिछला 2 क्लासेस में ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया गया है और वीडियोस भी पोस्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये यूनिट 6 एग्रीकल्चर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसको अगर आप लोग देखो, अभी जहां पे ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है वहीं पे आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा और जैसे ही आप वो क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो आपके पास 3 सेट ऑफ एमसीक्यू आ जाएगा। ये वाले एग्रीकल्चर यूनिट 6 क्यूआर कोड आप स्कैन करिएगा, ठीक है, 3 सेट ऑफ एमसीक्यू आ जाएगा, सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3, जिसको आपको सॉल्व करना है। इसमें से कुछ हम लोग भी सॉल्व करेंगे और कुछ आपको खुद भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज एमसीक्यू वाला क्लास। What was a major cause of low agricultural productivity in the first 5 years? बढ़िया हुआ आंसर, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड है ना। फार्मिंग मेथड जो यूज हो रहा था फर्स्ट 5 ईयर में, क्योंकि देश जब जस्ट आजाद हुआ था, ठीक है ना, लोगों के पास उतना ज्यादा रिसोर्सेस था नहीं, तो जो भी गिना चुना रिसोर्सेस था उसको वो लोग यूज कर रहा था फार्मिंग के लिए, ठीक है। तो जब देश गरीब है तो फिर किसान कहां से अमीर रहेगा। क्लियर हुआ। दूसरा, व्हाट सिस्टम एक्सप्लॉइटेड टेनेंट शेयर क्रॉपर्स बिफोर लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स आने से पहले जमींदारी सिस्टम जो था ये खून चूस रहा था टेनेंट्स और शेयर क्रॉपर्स का, है ना। जमींदार लोग का जो जुल्म था, जो सिस्टम था जमींदारी का। What was a major source of finance during the first 5-year plan? देखो, during the first 5-year plan गवर्नमेंट उतना ज्यादा क्रेडिट रिफॉर्म्स नहीं किया था, वो तो लेटर स्टेजेस में आता है। तो जो मेन सोर्स, किसान के पास पैसा कहां से आएगा, उसका जो मेन सोर्स था वो था मनी लेंडर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं साहूकार, चौधरीज, जो गांव का जो रहता है सेठ जी। अच्छा, व्हाट वाज अ की बेनिफिट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या रहा सर? इंक्रीज्ड व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन। दोनों व्हीट एज वेल एज राइस प्रोडक्शन में आपको तेजी से ग्रोथ देखने को मिला। व्हीट प्रोडक्शन तो लगभग 3 गुना बढ़ गया था और राइस प्रोडक्शन भी ऑलमोस्ट डबल हो गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? स्वामीनाथन तो इंडिया में था। अगर बोलेगा हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, एमएस स्वामीनाथन। अगर सिर्फ बोलेगा हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड, तो ये होगा नॉर्मन बोरलैंड, नॉर्मन बोरलैंड, ठीक है ना। ही इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड। और एमएस स्वामीनाथन जो आप बोल रहे हैं, he is the father of green revolution in India, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या पूरा कंट्री को फायदा हुआ? मेनली इसका बेनिफिट कुछ स्टेट तक सीमित रह गया। कौन कौन सा स्टेट सर? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ये सब में उतना बेनिफिट ग्रीन रेवोल्यूशन का देखने को नहीं मिला। इसलिए देखो, पंजाब का फार्मर लोग तुमको अमीर नजर आएगा, हरियाणा का फार्मर लोग करोड़पति है, देख रहे हो, एकदम सब घूमते हैं, जाट लोग, पैसा का कितना है उन लोगों के पास, तो वहां पे इसका बेनिफिट देखने को मिला ज्यादा। नेगेटिव इंपैक्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या हुआ सर? वाटर डिप्लीशन और सॉइल डिग्रेडेशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज होता था। अब ये जो एक्सेसिव फर्टिलाइजर था सॉइल का क्वालिटी खराब कर रहा था, और ग्रीन रेवोल्यूशन में जो क्रॉप्स था इसमें वाटर बहुत ज्यादा कंज्यूम होता था। तो जो वाटर रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर था, वो बहुत तेजी से निकाला जाने लगा, यूज करने जाने लगा और बहुत तेजी से डिप्लीट होने लगा, कम होने लगा, ठीक है ना।
प्राइमरी रीजन क्या था जहां पे नॉन फूड क्रॉप्स को निग्लेक्ट किया गया? क्योंकि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी था वो मेनली व्हीट और राइस को ज्यादा फेवर कर रहा था। इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन में हर चीज का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन आपको देखने को मिला बहुत तेजी से बढ़ गया, क्योंकि ये मेन फूड क्रॉप था। आदमी बोलता है भाई कुछ नहीं रहेगा, चावल खा लेगा आदमी, अरे कुछ नहीं रहेगा, 2 रोटी खा लेगा आदमी। तो इसको ही क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट का जो फोकस था वो फूड क्रॉप्स के ऊपर ज्यादा था, है ना। भूखा आदमी ये थोड़ी बोलेगा यार कोई 2 कप चाय पिला देता, बोलेगा भाई कोई 2 रोटी दे दो, है ना। कौन से एक सिग्निफिकेंट इशू था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में? इट वॉज पुअर एग्रीकल्चरल फैसिलिटी। एग्रीकल्चरल फैसिलिटी बहुत ही ज्यादा क्या था, खराब था। अच्छा, इंडिपेंडेंस के बाद रूरल इंडिपेंडेंस बढ़ा। इंडिपेंडेंस मतलब किसान लोग और ज्यादा डूब गया कर्जा में। इसका मेन रीजन क्या था? मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंसी। वो लोग बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता था। समझ में आ रहा है, तुमसे बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो किसान कभी इंटरेस्ट देता था तो प्रिंसिपल नहीं दे पा रहा, प्रिंसिपल नहीं दे रहे तो इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा, जिसके वजह से वो लोग का एक डिपेंडेंसी बन गया था। मतलब होता है ना कि भाई तुम ऐसा चक्कर में पड़ गए, जैसे अभी मेरा बहुत सारा जानने वाला लोग लोन के चक्कर में ऐसे पड़ गए, बीसी उठा रहा, लोन भर रहा, लोन उठा के बीसी भर रहा है, एक का टोपी दूसरा सर, दूसरा का टोपी तीसरा का सर, ऐसे घुमाते रह रहे हैं। तो वैसे ही उन लोग के साथ भी हुआ था। मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंसी इतना बढ़ गया था कि वो लोग का रूरल इंडिपेंडेंस बढ़ने लगा। मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या था इंडिया में? रेनफॉल। पहले ही बोले भाई पुराना जितना गाना ले लो सब बारिश के ऊपर है। क्यों? अभी बारिश के ऊपर इतना कोई गाना रहता है? बहुत कम। उस वक्त का मतलब मेन जो थीम रहता था गांव का, भाई बारिश होगा तो जो है खेती चलेगा, क्योंकि बारिश से इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है। आज भी, पहले तो और ज्यादा था, आज भी बारिश अगर जल्दी आ गया या बारिश अगर लेट से आया, इससे आपको पर्सनली भी नुकसान होता है। तुम बोलोगे सर हमको कैसे नुकसान होगा? अगर मॉनसून डिले हो गया, फसल खराब होना चालू हो जाएगा। फसल खराब हुआ, क्रॉप्स का शॉर्टेज हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा। सप्लाई कम हुआ तो महंगाई बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो तुमको इंपैक्ट पड़ा ना। मेरा एक फ्रेंड है, उसका शॉप है, तो वो एक बार हमको यही बोला था कि आज का दाम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बोले यार इतना तेजी से क्या है बढ़ रहा? तो बोले लगा अभी बहुत सारा जो बाढ़ आया, सैलाब आया, जितना फसल लगा हुआ था सब तो खराब हो गया। अब खराब होने की वजह से सप्लाई कम हो गया, सप्लाई कम हुआ, इस वजह से दाम बढ़ा हुआ है। अभी 2-3 महीने में वापस से नया प्याज मार्केट में आएगा, दाम वापस से कम हो जाएगा। वही हुआ, 2-3 महीना बाद नया प्याज आया मार्केट में, दाम कम हो गया। तो इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेनफॉल, और मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन था 50s के दौरान। और आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बारिश। जो खेती हम लोगों को तो समझ में नहीं आता है, हम लोग का मेन प्रॉब्लम हुआ गया वहाँ पानी गिर गया, गली भर गया जा। लेकिन तू जो गांव में रह रहा है, जो किसानी कर रहा है, उससे तुम जाके पूछो, वो तुमको बताएगा भाई बारिश का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में आ जाते हैं, इससे कुछ क्वेश्चन। क्या मेन ऑब्जेक्टिव था लैंड रिफॉर्म्स का? लैंड रिफॉर्म्स किया क्यों गया? वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव था कि भाई इंटरमीडिएरीज को हटाओ, किसान गवर्नमेंट डायरेक्ट डील करेगा, बीच में जो जमींदार था उसको क्लियर कर, इंटरमीडिएरीज को हटाना है। मेन फोकस क्या था टेनेंसी रिफॉर्म का? रेंट को रेगुलेट करना और सिक्योर करना टेनेंसी को, कि हमको ये डर ना रहे कभी भी हमको उठा के फेंक दिया जाएगा, ये टेंशन मेरे दिमाग में नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना सर, समझ में आया? What was a significant challenge? What was a significant challenge to land reforms? क्या सिग्निफिकेंट चैलेंज था लैंड रिफॉर्म जब हो रहा था? लैंड ओनर लोग सपोर्ट कर रहा था कि नहीं सर? क्या इक्वली सब जगह इंप्लीमेंट हुआ? नहीं सर। पॉलिटिकल सपोर्ट का जरूरत था? हाँ था। लेकिन पावरफुल लैंडलॉर्ड्स लोग रेजिस्ट कर रहा था। इतना आसानी से कोई दे देगा अपना जमीन? हाँ भाई जाओ, मेरे पास बहुत है, ले लो। सुने ना, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा उसको उतना ज्यादा लालच।
तुम कोई गरीब के पास जाओ, उसके पास 2 रोटी रहेगा, तुम उसको बोलो कि भाई एक रोटी दे दो ना, वो बोलेगा ठीक है दो, एक तुम ले लो। लेकिन तुम कोई अमीर के पास जाओ जिसके पास 2 बिल्डिंग है, बोलो एक बिल्डिंग अपना दे दो, बोलेगा हाँ दे देंगे। तो गरीब ये भी नहीं सोच रहे यार मेरे पास है क्या, 2 तो रोटी है, एक इसको दे देंगे तो मेरा क्या होगा। तो अमीर के पास 2 बिल्डिंग है, तो वो क्या सोच रहा है, चल एक दे देंगे, क्यों देंगे। वो ये नहीं सोच रहा कि एक मेरे पास है। तो उस वक्त भी जो लैंड ओनर्स लोग हैं, लैंड लॉर्ड्स है, वो लोग इतना आसानी से थोड़ी ना अपना जमीन दे देता। तो लैंड रिफॉर्म्स जो किया गया है इंडिया में, ऑपरेशन बर्गा, वेस्ट बंगाल में और भी बहुत सारा स्टेट में जो लैंड रिफॉर्म्स लाया गया, उसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था और जो सबसे मेन ऑब्स्टेकल था कि जो बड़ा बड़ा जमींदार लोग था, पावरफुल लैंडलॉर्ड्स जो था, वो लोग रेजिस्ट कर रहा था। और यही रीजन है कि पूरा इंडिया में ये सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। बंगाल में बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हुआ था। क्यों? क्योंकि बंगाल में जिस वक्त का जो गवर्नमेंट था, सीपीआईएम गवर्नमेंट, लेफ्ट फ्रंट, वो जाना जाता है मजदूर, किसान और जो लेबर क्लास वाले लोग का सपोर्ट के लिए। समझ में, जो वामपंथी सरकार है अभी भी देखो, जो तोड़ा ताड़ी जो कर रहे हैं सब, अलग अलग सबका घर हो गया, वेंडर लोग का दुकान तोड़ रहा है, तो जो रूलिंग पार्टी था टीएमसी, वो लोग आके बचा रहे हैं कि नहीं क्यों तोड़ोगे, बना रहे तो हम ही लोग तो बनाए, मोटा मोटा पैसा लिए तब जाके फुट में लगाने देते थे। कौन रेजिस्ट कर रहा है? सीपीआईएम लोग। रीजन बिकॉज वो लोग का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यही है, सोशलिज्म। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स उस वक्त बहुत अच्छा। अब ये मत समझा सर लग रहा सीपीएम पार्टी ज्वाइन कर लिए इसीलिए प्रचार कर रहे थे। जो सही है वही हम बता रहे। ऐसा नहीं है कि सीपीआईएम में सब कुछ बहुत अच्छा है, उसमें भी बहुत सारा चीज प्रॉब्लम है। इसी वजह से तो बंगाल में रूल से हटा, क्योंकि पूरा तरीके से सोशलिज्म वाला पैटर्न अब कंट्री में नहीं चलेगा। आपको थोड़ा बहुत कैपिटलिस्टिक नेचर का होना पड़ेगा, तभी तो इंडस्ट्रीज आएगा, तभी तो इन्वेस्टमेंट आएगा। बंगाल इतना पीछे रह गया ड्यूरिंग द 34 ईयर्स रूल ऑफ द लेफ्ट गवर्नमेंट, उसका वन ऑफ द रीजन यही था, सोशलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन बर्गा। कहां इंप्लीमेंट हुआ था अभी हम बताए, वेस्ट बंगाल में इन द ईयर 1976, मतलब 1970s के दौरान ये इंप्लीमेंट हुआ था। ठीक है ना, 1976 में आएंगे, 1970s में इंप्लीमेंट हुआ था ड्यूरिंग दी लेफ्ट फ्रंट। 1970s में की रोल क्या था या की गोल क्या था ऑपरेशन बर्गा का? सर ऑपरेशन बर्गा का जो मेन रोल था वो था शेयर क्रॉपर्स को एविक्शन से बचाना। मतलब जमींदार अपनी जमीन से जो किसान मजदूरी कर रहा है उसको निकाल नहीं सकता है। समझ में आया? ये मेन रोल था। और जितना भी शेयर क्रॉपर्स है सबको रजिस्टर करना। कितना शेयर क्रॉपर रजिस्टर हुआ था बंगाल में? 1.5 मिलियन शेयर क्रॉपर्स रजिस्टर्ड हुआ था बंगाल में। अच्छा, हाउ मच प्रोड्यूस वॉज सिक्योर्ड फॉर द कल्टीवेटर अंडर द ऑपरेशन बर्गा? 75% किसको मिलेगा? शेयर क्रॉपर मतलब किसान। और 25% किसको मिलेगा? जमींदार। अगर वो कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, और अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो फिर कितना था? 50-50। ऑपरेशन बर्गा का इंपैक्ट क्या पड़ा सर? ऑपरेशन बर्गा की वजह से टेनेंट का सिक्योरिटी इंप्रूव हुआ और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुआ। क्योंकि अब किसान को पता है कि हमको जमीन से जमींदार निकालेगा नहीं, तो वो इन्वेस्टमेंट किया और मेहनत करने लगा और धीरे धीरे करके प्रोडक्टिविटी जो है वो इंप्रूव हुआ था। अब आते हैं रूरल क्रेडिट। देखो ये चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब आते हैं रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट में इंडिपेंडेंस से पहले रूरल क्रेडिट कौन डोमिनेट कर रहा था? मनी लेंडर। इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत साल तक मनी लेंडर्स लोग ही डोमिनेट किया। उसके बाद बैंक नेशनलाइजेशन किया गया इन 1969 बाय दी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। मतलब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त। बैंक नेशनलाइजेशन क्यों किया गया था? मतलब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हिंदी में बोला जाए तो, बैंक को नेशनलाइज करना, गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लिया। व्हाई? व्हाट वाज द रीजन? ताकि इंक्रीज किया जाए रूरल क्रेडिट को। क्योंकि देखो जो बैंक अगर प्राइवेट रहेगा,
जैसे कि मान लो हम एक बहुत बड़ा चेन चला रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स का, हम गांव में जाके खोलेंगे, हम बोलेंगे अरे यार गांव में तो उतना कोई फीस ही नहीं देगा, शहर में खोलते हैं। अब अगर गांव में नहीं खोला गया तो गांव का लोग तो पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन सरकार क्या बोलेगा, नहीं भाई शहर में भी खोलेंगे गांव में भी खोलेंगे, लॉस हो रहा है कोई बात नहीं, सरकार को प्रॉफिट और लॉस से लेना देना नहीं है, सरकार को डेवलपमेंट से लेना देना है, सर्विसेज प्रोवाइड करने से लेना देना है। तो बैंक नेशनलाइजेशन के बाद रूरल क्रेडिट को एक्सपैंड किया गया। नाबार्ड को कब स्टैब्लिश किया गया, 1982 में। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, नेशनल एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा मतलब 1991 के बाद, एलपीजी पॉलिसी के बाद, what economic policy shift began in 1991? प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन भी इसमें ऐड कर सकते हैं, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। व्हाट वाज एन इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर? इससे क्या हुआ सर, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बढ़ गया, अब इंडियन सामान विदेश में बिकने लगा, ठीक है ना। लेकिन अभी देखो सब बैन हो रहा है, ये जापान इंडियन मैंगोज लेने से मना कर दिया, यूएस इंडियन बासमती लेने से मना कर दिया, बोला क्यों, इसमें बहुत हाई क्वांटिटीज ऑफ मेडिसिन यूज किया जा रहा है, हम लोग सब खा ले रहे, पच जा रहा है, कोई दिक्कत। इंडिया में फूड रेगुलेशन है कहाँ, जो भी मिला के बेच दो बिक जाएगा, मजा आना चाहिए, बस आदमी खरीद लेगा। 5 दिन वासी बेचो, 10 दिन वासी बेचो, खराब बेचो, कोई लेने देने। Which sector saw increase FDI in after 1991? इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड सप्लाई चेन इन एग्रीकल्चर में FDI इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि भाई इंडिया का ज्योग्राफी ही ऐसा है कि इंडिया में जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा ही होगा। अब देखो सऊदी वाला कंट्री, दुबई ले लो, डेजर्ट है, वहां पे तुम थोड़ी जितना भी कोशिश करो बहुत रेयर चांसेस है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगा। लेकिन इंडिया में मॉनसून है, समर है, रिवर्स बह रहा है, तो इसका नेचुरल गिफ्ट ऊपर वाला के तरफ से इंडिया को है कि इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया हो गया या बहुत हद तक पाकिस्तान, बांग्लादेश, मतलब जो अपना सब कॉन्टिनेंट है, सब तो इंडिया ही था पहले, तो ये जो हम लोग का सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे रिवर्स और टेम्परेचर इतना सूटेबल है विच सूट्स बेस्ट फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। द पीडीएस, फूड सिक्योरिटी, क्या 4 डायमेंशन था फूड सिक्योरिटी का, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, यूटिलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी, ये 4 चीज के बारे में बात हुआ था फूड सिक्योरिटी में। एम क्या था पीडीएस का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, कि भाई प्रोवाइड करना सस्ता में फूड लो इनकम ग्रुप वाला लोग को। ये बात अलग है, बहुत अमीर अमीर लोग भी जाके लाइन लगा के ले रहे राशन कार्ड से। मेरे एक फ्रेंड है, वो थोड़ा दिन पहले ही बोल रहा था, अच्छा वेल टू डू फैमिली से है माशाल्लाह, अच्छा है वो, मतलब अच्छा फैमिली से उन लोग का अर्निंग भी अच्छा है। अभी थोड़े दिन पहले हमको बोल रहा था कि मेरा घर में 20 आदमी का राशन कार्ड है, हम लोग तो राशन वाला सामान खाते नहीं है, तो क्या किए, वो हम ले लेते हैं हर महीना और राशन दुकान वालों को ही बेच देते हैं, 2000 रुपये हमको दे देते हैं महीना पे, मतलब समझ रहे, तो उसको लगभग 100 केजी अनाज मिलता है हर महीना। अब उसके घर में तो वो वाला चावल आटा खाया नहीं जाएगा। अच्छा वेल टू डू फैमिली से अच्छा माशाल्लाह इनकम है लोग का, वो लोग नॉर्मल खाना खाता है, अच्छा खाता है। अब वो जो राशन कार्ड से 100 केजी अनाज आ रहा है, वो बोला मेरा तो कोई काम का नहीं है, वो बोलता है हम राशन ही वालों को बोलते हैं जब मेरा कार्ड से लेके तुम ब्लैक कर दो, बोलता है हर महीना जब भी राशन उठता है हमको 2000 रुपया अकाउंट में वो भेज देते हैं और मेरा 100 केजी राशन ब्लैक कर देगा। अब इसको 2000 में दे रहे, मतलब वो जाहिर सा बात है 3-4 हजार में बेच देगा ब्लैक मार्केट में। समझ में आ रहा है बात? जैसे कि चावल या आटा का एग्जाम्पल ले लेते, अब चावल फ्री में मिल रहे हैं, सरकार की तरफ से तो फ्री में मिल रहे हैं ना,
100 केजी चावल उसके पास फ्री में आया, वो राशन दुकान वालों को 20 रुपए केजी करके बेच दिया, राशन वाला उसको मोली दुकान में कहीं पे भी 30 रुपए केजी करके बेच देगा। तो ये सब क्या हो रहा है, यही सब है एक्सप्लॉइटेशन या गरीब का हक मारना। अब दोस्त है उसको तो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, डेली घूमना फिरना है। अच्छा, बहुत अच्छा वेल टू डू फैमिली से, घर में जितना आदमी है सबका लक्ष्मी अन्नपूर्णा भंडार भर दिया और सबका पैसा आ रहा है। तो ये सबसे थोड़ा इंडिया में क्या है, यही तो प्रॉब्लम है, सिविक सेंस का। भाई जरूरत है, जैसे हम, मेरा फैमिली को जरूरत नहीं है अन्नपूर्णा भंडार का, मेरी वाइफ बोली नहीं भरेंगे भरेंगे भरेंगे, जाओ भरो। अरे फोन आया वेरिफिकेशन का, हमको बोला आप कितना कमाते हैं क्या करते हैं सब सच सच बता दिया, रिजेक्ट। तो झूठ बोलते, बोला क्यों झूठ बोलेंगे भाई, जो सच है सच बताया गया, उसको देने का दिलों को देगा, नहीं देने को दिलों को नहीं देगा, और अच्छा वो नहीं दिए, हमको थोड़ी जरूरत है तीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इतना कुछ दिया है, क्यों किसी का हक मानेंगे। बहुत सारा ऐसा लोग है जिसको जेन्युइनली 3,000 रुपये का जरूरत है, मेरा घर में 3,000 रुपये मेरा बीवी को मिलेगा तो जोमेटो से ऑर्डर करके खा पी के क्लियर कर देगी, उसको क्या जरूरत है 3,000 का। लेकिन अगर कोई ऐसा फैमिली है जिसको सच में जरूरत है, हम जानते हैं बहुत पर्सनली, जिसका लक्ष्मी भंडार का पैसा आता था, उससे कोई अपना बच्चा का फीस भर रहा है, कोई अपना घर का राशन ला रहा है, कोई अपना दवाई ला रहा है, तो वो लोग को देना चाहिए। कोई वीडो है, हस्बैंड नहीं है तो उससे अपना घर चला रहा है। तो वेलफेयर स्कीम हम लोग सिर्फ सरकार को गाली देते हैं, भाई अपना भी तो कुछ सिविक सेंस होना चाहिए ना। हमको नहीं जरूरत है क्यों भरेंगे, क्यों ले रहे हैं। हाँ जरूरत है लेंगे, एक टाइम था हम लोग स्कॉलरशिप लिए जब स्कूल में थे, उस जरूरत था भाई, स्कॉलरशिप का पैसा आता था, स्कूल का फीस भर देते थे। आज नहीं, आज भी देखो हम बीएड तो कर रहे हैं, चाहे हम स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं, मेरा पैसा आ जाएगा, लेकिन हम नहीं भरते हैं फॉर्म। या अब हमको 10,000 लेके हम क्या करेंगे, बहुत सारा स्टूडेंट है उसका काम आएगा, भरेंगे तो मेरा भी तो आ ही जाएगा स्कॉलरशिप, लेकिन हम नहीं भरते, अब जरूरत नहीं है। ये सब जापानीज लोग में बहुत है, जापान जितना डेवलप कंट्री है, रीजन यही, वो लोग के अंदर सिविक सेंस बहुत हाई है। रिटायर होने, हम लोग क्या है सरकारी नौकरी कर रहे, काम नौकरी लग जाएगा, काम नहीं करेंगे और रिटायर होने के बाद भी पेंशन मिलेगा। वो लोग का रिटायर होने के बाद भी वो लोग काम करते हैं, लोग स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता कि हमको पेंशन दो, कुछ ना कुछ अपना थोड़ा बहुत करते रहेंगे। तो देखो वो लोग का लेंथ ऑफ लाइफ भी बहुत लंबा 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 जीता है, जापानीज लोग 100-100 साल तक जीते हैं, एक्टिव रहते हैं ना भाई। तुम एक्टिव रहोगे तो तुम ब्रेन चल रहा है, बॉडी चल रहा है। अब तुम बैठ गए, तुम्हारा आइसोलेटेड लाइफ हो गया, कुछ तुमको करने का है नहीं, तो आहिस्ते आहिस्ते करके तुम्हारा हेल्थ भी खराब होगा, फिजिकल और मेंटल दोनों। अभी हम तुम लोग को पढ़ा रहे तो मेरा तो दिमाग चल रहा है ना, अब मान लो पढ़ाना वढ़ाना बंद कर दिए, दिन भर बैठ के घर में, तो मेरा जो दिमाग जो ये चल रहा है, जो काम ले रहा है, सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है इंसान का पूरा बॉडी में दिमाग। तुम्हारा सबसे ज्यादा कैलोरीज दिमाग कंज्यूम करता है, ब्रेन जब यूज होता है। तो मतलब तुम यूज करना बंद कर दिए, तो जब यूज करना, कोई सामान को यूज करना बंद कर दोगे तो खराब होगा ना भाई। बाइक 2 साल से पड़ा हुआ चला रही नहीं तो क्या एकदम अच्छा रहेगा, खराब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, विच गवर्नमेंट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 2013? कौन सा गवर्नमेंट एक्ट है 2013 में जो इनेक्ट हुआ है? NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट राइस कितना रुपए केजी में मिलता है? 3 रुपया बीपीएल फैमिलीज को। की चैलेंजेस क्या था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, जो आज भी है? करप्शन एंड डाइवर्जन ऑफ फूड ग्रेन। सरकार तो अनाज दिया लेकिन यहां राशन वाले लोग उसको ब्लैक मार्केट में बेच दिया। अभी इसको रोकने के लिए बहुत सारा चीज आ गया, ओटीपी बेस्ड, कि भाई ओटीपी दोगे तब राशन मिलेगा। पहले क्या था, खाली साइन था, साइन तो फॉर्ज करवा दिए, अंगूठा था, अंगूठा फॉर्ज करवा लिया। What % of India's population covered है अंडर NFSA? 2/3, 67%। 2/3 का मतलब समझ रहे हो? 150 में से 100 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कवर्ड है। इसलिए ना मोदी गवर्नमेंट बोलता है कि हम लोग 80 करोड़ अनाज बांट, 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटते हैं, जिस करेक्ट। और ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 80 करोड़ लोगों को कोई भी गवर्नमेंट रहे, अगर वो अनाज बांट रहा है, विच इज करेक्ट, बांटा जा रहा है, डिस्पाइट बहुत सारा इसमें प्रॉब्लम्स है, करप्शन है, नो डाउट अबाउट इट,
लेकिन तुम सोच रहे 80 करोड़ यूएस का पॉपुलेशन का डबल है। यूएस का 30-35 करोड़ का तो पॉपुलेशन है, जापान का 12-15 करोड़ का तो पॉपुलेशन है। मतलब जापान का पूरा पॉपुलेशन का 6 गुना 5 गुना को हम लोग फ्री में राशन बांट देते हैं। फेयर प्राइस स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का रोल क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करना फूड ग्रेन्स बेनिफिशियरी को एट सब्सिडाइज्ड रेट। समझ में आ रहा है? अच्छा, पहले यूनिवर्सल पीडीएस था, मतलब जो है सबको दो, फिर इसको चेंज किया गया टारगेटेड पीडीएस में, सबको नहीं देना है, जो मेन गरीब है उसको देना है। रीजन क्या है? जैसे हम बता दिए, टारगेटेड गरीब को ही देना, ठीक है ना। बीपीएल कार्ड आ गया, इसमें आपको चीनी भी मिलता है, दाल भी मिलता है, अलग अलग लेवल है। बीपीएल मतलब जो एकदम गरीब वाला कैटेगरी में। फिर आता है जो थोड़ा ठीक ठाक है, तो किसी को 2 रुपए केजी, किसी को 5 रुपए केजी में राशन मिलता है, किसी को पूरा फ्री में मिलता है। मेजर प्रॉब्लम क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सर? लीकेजेस और डाइवर्जन ऑफ फूड ग्रेन, जैसे पहले भी हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट स्कीम्स और रिफॉर्म। मिड डे मील स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्री मील प्रोवाइड करना स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को। इससे क्या होगा? स्कूल इनरोलमेंट रेशियोज बढ़ेगा। हम तुम लोगों को कहानी भी सुनाई बहुत बार कि गांव गए थे हम, मेरे कजिन भाई है, उसका बच्चा लोग देख रहे बैग में प्लेट लेके जा रहा है, किताब नहीं है लेकिन प्लेट है, क्या है? खाना मिलेगा ना स्कूल में। तो चल भाई, खाने के लालच से जा तो रहा है वो स्कूल, अदरवाइज गांव में इतना गरीबी है कि सिर्फ बच्चा खाए, क्योंकि घर वाला के पास खिलाने का भी पैसा नहीं है। तो घर वाला के पास खिलाने का पैसा नहीं है तो बहुत कोई क्या करता है ना, वो बोल दिया जैसे छोटा बच्चा है, अब उसको शहर में लाके किसी के पास फैक्ट्रीज हो गया या होटल्स हो गया, उसमें काम में लगा दिया कि जाओ, पैसा देना नहीं होगा, वहीं पे रहेगा, वहीं पे खाएगा। बट द मिड डे मील स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, ये जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा जो मिड डे मील स्कीम लॉन्च किया गया, इसको पूरा वर्ल्ड बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, बहुत अवार्ड मिला बाय द यूनाइटेड नेशन। रीजन क्या है? ये जो मिड डे मील स्कीम था, इससे बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एक था भाई पैसा बांट दो, खा लेगा, है ना। अब इससे हो सकता था कि गरीबी वाला मामला थोड़ा सा कंट्रोल होता, लेकिन करप्शन ज्यादा बढ़ता। मिड डे मील स्कीम से क्या हुआ? बच्चा लोगों का इनरोलमेंट भी स्कूल में बढ़ गया, अटेंडेंस भी स्कूल में बढ़ गया, है ना भाई। खाने का लालच से ही जा रहा है, जा तो रहा है। तो गवर्नमेंट का जो टारगेट था कि स्कूल इनरोलमेंट का रेशियो बढ़ाना, स्कूल में रूरल इंडिया में इंप्रूवमेंट करना अटेंडेंस को, और साथ ही साथ न्यूट्रिशन का ध्यान रखना। तो अब जो हम ये नहीं बोल रहे कि हर जगह सेम क्वालिटी ऑफ फूड अवेलेबल हो रहा है, बहुत सारा स्टेट में अच्छा फूड मिलता है, और बहुत सारा जगह हम लोग ये भी देखे कि भाई दूध का नाम में पूरा पानी दे रहे हैं, मिड डे मील के नाम में सिर्फ नमक और रोटी दे रहे हैं, नमक प्याज और रोटी। तो प्रॉब्लम है स्कीम्स में, नो डाउट, बट ये जो ओवरऑल जो आइडिया था, इट वॉज वंडरफुल, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। प्राइमरली किसके ऊपर फोकस करता है? इट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर टू चिल्ड्रन एंड मदर। इसको हम लोग बोलते हैं ना आंगनबाड़ी, सत्तू स्कूल टाइप में। देखते हो बच्चा लोग को आके खाना देता है, पोलियो ड्रॉप्स देता है। हम लोग जब छोटा थे उस वक्त आता था, बॉल लेके आती थी, बैग लेके आए बाबू, हम लोग बॉल का लालच से पोलियो ड्रॉप खा लेते थे। हाँ भाई दे दो बॉल मिलेगा, बॉल रहता था, खिलौना रहता था, है ना। बहुत सारा बच्चा लोग देखते हो खिलौना का लालच से नहीं भी खाने गए, बोलेगा हाँ मेरा है, उम्र नहीं, वो मेरा 7 साल नहीं, वो दे दी, ताकि उसको बॉल मिल जाए। फिर गेट के बाहर में डेट लिख के चले जाती थी चौक से, याद होगा तुम लोग को, है ना, चौक से डेट लिख के चले गए। फिर पूछती थी हाँ कोई बच्चा है घर में, फिर तुम बच्चा बुलाओ, बच्चा को पोलियो ड्रॉप दिया जाएगा। Which scheme targets the poorest of the poor by providing highly subsidized food grain? अंत्योदया अन्न योजना ये टारगेट करता है एकदम जो हाईली सब्सिडाइज फूड ग्रेन मिलता है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को, ठीक है। नेक्स्ट एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इसका क्या काम है? एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम है फूड क्रॉप्स को खरीदना, स्टोर करना और फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग फेयर प्राइस शॉप्स तक पहुंचाना। इसीलिए जो यहाँ का जो ऑफिसर्स लोग रहते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का,
दे आर हाईली करप्ट। ऐसे नहीं है ऑल आर करप्ट, बट दे आर हाईली करप्ट। रीजन क्या है? वो लोग को खरीदना है, जैसे कि ये लोग का कैंप लगता है। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड है, तो वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में उसका जॉब है, तो बोलते हैं देख करप्शन कैसे करते होता है। ये लोग का कैंप लगता है, जैसे कि गेहूं खरीदना है, तो किसान तो गेहूं उगा रहे हैं, सरकार तो गेहूं नहीं उगाते हैं। अब सरकार को पता है, या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ऑफिसर्स को पता है कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग का बंगाल का बर्दवान से चावल लेना है, बर्दवान डिस्ट्रिक्ट से। अब वहां पे गया कोई गांव में, किसान लोग हैं, बोला हाँ भाई तुम लोग का जो चावल है कितना क्विंटल है? अब वो लोग केजीज में नहीं लेते हैं, टन्स में लेते हैं। वो लोग हजारों हजार केजी, 10,000 केजी, 20,000 केजी, वैसे पूरा गांव या डिस्ट्रिक्ट का जितना है बोलेगा हम लोग खरीदेंगे। कितना करके दीजिएगा? अब फॉर एग्जाम्पल मान लो लोग बोला 20 रुपए केजी, बोला अच्छा 20 रुपए केजी, हम लोग का क्या फायदा खरीदेंगे? तो बोला सर आप लोग अगर हम लोग के डिस्ट्रिक्ट से खरीदिएगा आप लोग को 10% कमीशन मिलेगा। अच्छा चलो ठीक है, 20 रुपये का 10% कितना हो गया? 2 रुपया। अब तुमको लग रहा है 2 रुपया हुआ, बोलेगा नहीं ठीक है 20 रुपये केजी तुम लोग को देंगे, 2 रुपया कमीशन दोगे, बिल बनाएंगे 30 रुपये केजी का, यहाँ से भी आ गया 10 रुपया पर केजी, कितना? 12 रुपया। अब मान लो वो तो लाखों लाख केजीज लेते हैं उन लोग, है ना? तो 1 केजी 2 केजी नहीं लेते हैं, करोड़ों में उन लोग का डीलिंग होता है। अब मान लो पूरा खरीदा है फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ रुपया का, उसका 12% 1.2 करोड़ रुपया पॉकेट के अंदर। समझ में आया? या फिर बिल बना दिया है 100 टन का, ठीक है, और लेकर गया 80 टन फिजिकली, 20 टन का पैसा अंदर। अभी एक तो करप्शन का केस आगे आया था रिसेंटली में, बिहार का था या कहाँ का था, आई डोंट नो। एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर 86 स्टाफ्स है, बेड्स है, और 5 साल से सरकार से पैसा आ रहा है उस हॉस्पिटल में। जब जाकर देखा गया तो वहां खाली जमीनें कुछ नहीं है, लेकिन अगर बिल में देखा जाए तो वहां हॉस्पिटल है, 200 बेड है, 86 स्टाफ है, सबका सैलरी आ रहा है, हॉस्पिटल चलाने का खर्चा आ रहा है 5 साल से, लेकिन कुछ नहीं है। लेवल ऑफ करप्शन। मेजर इशू क्या है टारगेटेड पीडीएस का? एरर्स इन आइडेंटिफाइंग पुअर हाउस होल्ड, है ना? कि भाई इंडिया में तुम बोलोगे कोई चीज फ्री में मिल रहा है, तो जो सबसे करोड़पति है वो बोलेगा सबसे गरीब तो हम ही हैं, 10 दिन से खाना नहीं खाया, बस अगर अभी आप नहीं दीजिएगा तो मर जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आइडेंटिफाइंग पुअर हाउस होल्ड। मेजर रिफॉर्म्स क्या है जो पीडीएस में इंट्रोड्यूस किया गया था? टू रिड्यूस करप्शन, डिजिटाइजेशन एंड आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ये वन ऑफ ओटीपी बेस्ड जो अभी आ गया है, वन ऑफ द मेजर रिफॉर्म्स था जो किया गया था ताकि कंट्रोल किया जाए करप्शन, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फूड सिक्योरिटी एंड पीडीएस। ग्लोबलाइजेशन फूड सिक्योरिटी को कैसे इफेक्ट किया? इंक्रीज कर दिया फूड प्राइस वोलेटिलिटी। क्या हुआ? अब देखो, अब इंडिया का सामान पूरा वर्ल्ड में बिक रहा है, तो अब इंडिया का सामान का प्राइस सिर्फ इंडिया से तय नहीं होगा, पूरा वर्ल्ड से तय होगा, तो प्राइस वोलेटिलिटी और बढ़ गया आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। मेजर चैलेंजेस क्या था स्मॉल फार्मर्स का ग्लोबलाइजेशन के बाद? कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल एग्री बिजनेसेस। बड़ा बड़ा अडानी अंबानी लोग उतर जा रहे हैं मान लो फार्मिंग बिजनेस में। अब वो लोग क्या किया, स्ट्रीम फ्री में बांटा था, मान लो 2 साल बांट देगा अनाज फ्री में, ये सस्ता में एकदम। तो छोटा मोटा जो फार्मर लोग है वो लोग तो गए, छोटा दुकानदार वो लोग तो गए। समझ में आ रहा है बात? तुमको क्या लेना देना है कि तुमको रिलायंस से खरीद रहे हो या अपना मोहल्ला का वेंडर से खरीद रहे हो? तुम देखोगे सस्ता में कौन दे रहा है। अगर मोहल्ला का जो वेंडर है वो 30 रुपए केजी प्याज बेच रहा है, और ब्लिंकिट वाला मेरा घर में लाके पहुंचा दे रहा है 20 रुपए केजी में, तो हम तो ब्लिंकिट से ना लेंगे भाई। अब ब्लिंकिट के पास हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, वो 5 साल 4 साल लॉस में भी जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन नीचे में जो स्टोर है वो 5 हफ्ता अगर लॉस में चले जाएगा तो उसको दुकान बंद करना पड़ेगा। तो ये जो तो प्रॉब्लम था स्मॉल फार्मर्स का ग्लोबलाइजेशन के बाद, कंपटीशन फ्रॉम बिग ग्लोबल एग्री बिजनेसेस।
हाउ हैज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट इंपैक्टेड इंडियन एग्रीकल्चर? इंडियन एग्रीकल्चर में कंपटीशन बढ़ गया और सब्सिडाइज्ड इंपोर्ट्स की वजह से। इंपैक्ट क्या हुआ है लिबरलाइजेशन का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट के ऊपर? हाई वैल्यू क्रॉप्स के एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। अब जैसे कि हम मान लो यहाँ पे चावल 100 रुपए केजी में बेच रहे हैं बासमती राइस, वही वाला यूएस में अगर हम 500 में बेच पा रहे हैं तो हम यहाँ पे क्यों बेचेंगे? तो हम एक्सपोर्ट ही करेंगे ना। इसीलिए गवर्नमेंट बहुत सारे टाइम बैंड लगा देता है, इन्हें इससे ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं होगा। क्यों? तो सब तो बाहर ही बेचने लगेगा, यहाँ का आदमी तो बिरयानी खा नहीं पाएगा फिर। What factor has led to environmental concern in post-liberalization agriculture? Overuse of chemical fertilizers and pesticides से environmental concern हुआ है after green revolution। अब reforms and future decision क्या है? TDS में improve करने के लिए ये हो गया digitization and आधार linked services। What can help in better food distribution under PDS? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे और इंप्रूव हो सकता है अगर हम स्ट्रेंथनिंग को और स्टोरेज को और अच्छा कर दें, ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन को और बेटर बना दें, तो ये और ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता है। व्हाट कैन मेक द पॉलिसी मोर इफेक्टिव? अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल इश्यूज के साथ इसको करें, फर्टिलाइजर्स एंड ऑल सही से यूज किया जाए। हाउ कैन वी इंप्रूव रूरल फूड सिक्योरिटी? बाय डाइवर्सिफाइंग फूड डिस्ट्रीब्यूशन बियॉन्ड राइस एंड व्हीट। खाली गेहूं और राइस मत बांटो, उसके साथ दाल, शुगर, पल्सेस ये भी ऐड किया जाए। कैन पीपीपी मॉडल हेल्प पीडीएस? यस, एफिशिएंसी में भी हेल्प कर सकता है और सप्लाई चेन को मैनेज करने में। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अगर इसमें किया जाए तो। व्हाट इज अ सजेस्टेड वे टू इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी इन पीडीएस? इम्प्लीमेंटिंग ग्राइवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म, मतलब एक कंप्लेन सेंटर होना चाहिए जहां पे कंप्लेन किया जा सके। एक्सपेक्टेड फ्यूचर ट्रेंड क्या है फूड सिक्योरिटी पॉलिसीज में? हो सकते हैं अब फोकस किया जाए न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में अलॉन्ग विद फूड अवेलेबिलिटी। सिर्फ फूड नहीं दे रहा है, उसके साथ साथ न्यूट्रिशियस फूड भी दे रहा है। इसीलिए बोले मिड डे मील में अंडा देता था, सोयाबीन देता था, क्योंकि वो सब हाई कैलोरी फूड है। लोग अच्छा बहुत सारे टाइम दवाई भी देता था। मेरे एक स्टूडेंट है, वो आया बोला सर देखिए ना स्कूल में दवाई दिया है खाने के लिए, हम तो छिपा के पॉकेट के अंदर रख के आ गए थे, पता नहीं सर क्या दवाई दे रहे हैं, कहीं कोई उल्टा सीधा दवाई तो नहीं दे रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल वंट्रोल करने के लिए। वो लाया देखा देखिए नॉर्मल आयरन का टैबलेट में खा ली कोई बात। अब वो लोग क्यों दे रहा था कि आयरन डेफिशिट, प्रोटीन डेफिशिट ये सब ना हो। अब देखो गाँव देहात में तो ये सब अफवाह बहुत फैलता है, नहीं ये दवाई दे रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, जो खाएगा मर जाएगा, बीमारी हो जाएगा, ये हो जाएगा, बच्चा नहीं होगा, अलग अलग अफवाह फैला दिया पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। कोविड का नहीं हुआ था। देखो हर बड़ा चीज जो भी होता है तो उसमें थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है ना। कोविड के इंजेक्शन का भी ऐसे नहीं कि साइड इफेक्ट नहीं हुआ, क्या बोला नहीं जो कोविड के इंजेक्शन लिए सब मर जाते हैं। अब उसके बाद कुछ भी हो रहा है, नहीं हार्ट अटैक वो कोविड के इंजेक्शन लिए तब, तो भाई कोविड के इंजेक्शन से पहले हार्ट अटैक नहीं आता था किसी को, आता था ना। सो दीज आर ऑल हम लोग बोल सकते हैं रूमर्स जो फैलाया जाए। ठीक है, तो ये हम लोग कंप्लीट होता है। इस तरह से आप लोग को एमसीक्यूज पढ़ना है विद बैकग्राउंड, ठीक है ना, विद बैकग्राउंड आप लोगों को एमसीक्यूज पढ़ना है। सेट 1 और 3 आप लोग अपने से करिएगा, ठीक है ना, इसको भी आप लोगों को करना पड़ेगा। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी? मेन रोल क्या है? प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन वर्क फोर्स इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर? आज भी लगभग 50% लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी में थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? सप्लाई चेन, सप्लाई रॉ मटेरियल, फूड सिक्योरिटी, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ऑल ऑफ दीज। तो इस तरह से आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? डिपेंडेंसी ऑन मॉनसून, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको पूरा सॉल्व करना होगा। भाई जितना ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करिएगा आपके लिए उतना बेहतर, ठीक है। क्लास को हम लोग यहीं पे करते हैं ऑफ। लास्ट टॉपिक जो बच गया है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर देंगे कंप्लीट।